स्वागत है आपका इजी इंग्लिश ट्यूटर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। जी हाँ, इंग्लिश नहीं, ज्योग्राफी। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आज हमारा टारगेट है। ठीक है, ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। छोटा चैप्टर तो है नहीं कि एक बार में कर दें, और काफ़ी लेंदी हो जाने से वीडियो भी थोड़ा लेस इंटरेक्टिव हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आप लोग ज़रूर देख लें ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ दिया है कि रिसोर्सेज कहते किसे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो चीज़ें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड। लेकिन शर्त क्या है, इसमें एक शर्त भी है। ठीक है, शर्त में आप देख सकते हैं, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी के एक्सेस के लायक हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी आपको नुकसान ना हो पैसे का मॉनेटरली, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी आपकी कल्चर उसे एक्सेप्ट करती हो, तभी हम उस चीज़ को रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज जो हैं वो काम के लायक कैसे बनते हैं, उससे हमारा फ़ायदा कैसे होता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल चीज़ों का, वो कैसे होता है, जब एक इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप बनता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच। तो नेचर आप सब जानते हैं, जहाँ से रिसोर्सेज मिलते हैं, टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस मतलब मार्केट्स, जहाँ पर इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, मार्केट्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर बाय एंड सेल की एक्टिविटी होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा दिए गए? नो, वी कैन नॉट से, कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। इंसान तो खुद इसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज के, क्योंकि अगर इंसान ना हो तो धरती पे अवेलेबल किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंसान मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, और तभी वो रिसोर्स कहलाते हैं। अदरवाइज इफ़ देयर आर नो ह्यूमन बींग्स देयर विल बी नो रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। 1 ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी किसके अधिकार क्षेत्र में वो है। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, यानी वो किस कंडीशन में है उपयोग किए जाने के लिहाज से। तो रिसोर्सेस आप देख सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन 2 तरह का होता है। ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ आपको समझाने के लिए कि नेचुरल में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के, आप देख सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा है कि बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, फ्लोरा, फौना, फिशरी, लाइव स्टॉक। और एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक्स, मटेरियल, एयर, सनलाइट, वटेवर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कहें तो एक रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है। ये भी आप सब ने पढ़ रखा है क्लास 8 और 9 में। रिन्यूएबल वो होते हैं जिसे हम दोबारा से पा सकते हैं, दोबारा हासिल की जा सकती है, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ कैन बी रिक्रिएटेड कंटिन्यूसली। ये नेचर में चलता रहता है फ्लो में। लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है, वंस इट इज कंज्यूम्ड, वंस इट इज एग्जॉस्टेड, यू कैन नॉट गेट इट बैक। ओके, लाइक फॉसिल फ्यूल्स अ गुड एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो कुछ रिसोर्सेज हैं, मेटल्स वगैरह जो हैं वो रिसाइकल तो हो सकते हैं लेकिन रिन्यू नहीं हो सकते। वो रिसाइकल हो सकते हैं, और फ्यूल्स तो रिन्यू भी नहीं हो सकते, रिसाइकल भी नहीं हो सकते। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज सबसे पहले देख लें। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स, ये कहना है मेरा कि जो भी किसी एक इंसान ने प्राइवेटली या कुछ लोगों ने मिलकर अपनी संपत्ति से अर्जित किया है, दे हैव गॉट इट विद देयर ओन कैपिटल, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। जैसे किसी का खेत, किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड, अगर ये किसी का खुद का है तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, सारा समुदाय जहाँ जा सके, किसी को कोई मनाही ना हो,
वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस होता है। जैसे आप देखते हैं हमारे आसपास में कि जो कब्रिस्तान होते हैं और गांव के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब होते हैं, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब के एक्सेस की चीज़ें होती हैं। एवरीवन कैन गो देयर, नोबडी कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू दैट प्लेसेस। ओके, तो ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। फिर आया नेशनल रिसोर्स, ये काफ़ी ज़रूरी है जानना। टेक्निकली एक देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्सेज ही कहलाते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, कम्युनिटी ही क्यों ना हो। तो कंट्री के पास लीगल पावर्स होते हैं, इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो एक्वायर कर सकती है। आपने देखा होगा रोड बनने के लिए, रेलवे बनने के लिए जो है वो प्राइवेट लोगों की ज़मीनें जो हैं वो ले ली जाती हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं उसके लिए, लेकिन सरकार ले लेती है और लोग मना नहीं कर सकते अपनी ज़मीन को देने से। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास ये पावर होता है कि वो एक्वायर कर सकते हैं। अगर किसी के ज़मीन के नीचे मिनरल्स मिल जाता है, किसी तरह का रिसोर्स मिल जाता है और वो मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा उसे। और जहाँ तक बात करें ओशियंस में, तो ओशियनिक एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो देश का होता है। मतलब आपके जो समुद्र का तट है, समुद्र के तट से, कोस्ट से 22.2 किलोमीटर तक का एरिया देश का होता है, वो नेशनल रिसोर्सेस होता है। वहाँ किसी और देश के लोगों का आना जाना विदाउट परमिशन मना होता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में जानें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं इन तरह के रिसोर्सेज को। यानी जो ओशियनिक रिसोर्सेज, समुद्र में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं, 200 नॉटिकल माइल्स, जी हाँ 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो ओपन ओशियन होता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी हर एक समुद्र में एक 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए कंट्रीज फ्री होती हैं, उनके जहाज़ इधर उधर आते जाते हैं। ठीक है, रिसर्चेज होते हैं। उसके बाद की जो समुद्र होती है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में होती है, जैसे WHO, UNO, वटेवर, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंट्रोल में होती है, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, अब आखिरी वाला देख लें, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं किसी क्षेत्र में लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया है। राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं विंड और सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेस है। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन है, तो ये जो यूज़ हो रहा है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, यूटिलाइजेशन के लिए रेडी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी भी है, मतलब सब कुछ आराम से हो सकता है, वो पड़ा हुआ है, हम जानते हैं, कभी भी उठा के यूज़ कर लें, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है, काम भी उसी से चल रहा है। फिर स्टॉक क्या है, तो स्टॉक में वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये स्टॉक हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है जिसे पानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको काफ़ी इकोनॉमिकली फिजिबल वे में, यानी एक बेनिफिटिंग वे में उसको इस्तेमाल कर सकें, तो ये स्टॉक हो गया। रिजर्व स्टॉक का ही सबसेट कहलाता है, इसी का एक फर्दर पार्ट है। ठीक है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, यानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने बचा रखा है। जैसे रिवर वाटर का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा, जब मन करेगा तब कर लेंगे, तो वो रिजर्व्स हो गया। ठीक है, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वुड हैव अंडरस्टूड अप टू दिस प्लेस, अप टू दिस पॉइंट। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव गॉट अनदर पॉइंट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, है ना, लेकिन अब इसे डेवलप कैसे करें, यानी जो रिसोर्सेज धरती के अंदर उसको इस्तेमाल लायक कैसे बनाएं। तो जो डिप्लीशन है रिसोर्सेज का, कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स ने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि कई प्रॉब्लम्स हुए हैं, रिसोर्सेज तेज़ी से डिप्लीट हुए हैं, यानी ख़त्म हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के, कुछ लोगों के लालच के लिए। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने आके हमारे देश को लूटा, हमारे रिसोर्सेज को लूटा, फॉरेस्ट को काटा, डिप्लीशन हुआ है रिसोर्सेज का, उसके बाद भी होता ही रहा है।
एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के पास अगर सारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाएं, उन्हीं के कंट्रोल में चली जाए, तो सोसाइटी दो भागों में बढ़ जाती है, एक अमीर और एक गरीब, हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का, इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होती है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया जिस चीज़ से सफ़र कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग और कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण होता है। आप कोयला ऐसे जलाएं कि उससे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ज़्यादा निकले, आप फ्यूल को सही ढंग से ना जलाएं जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकले, तो लास्टली ये इकोलॉजी को ख़राब करती है, पर्यावरण को ख़राब करती है, पॉल्यूशन फैलाती है। इसीलिए एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, एक बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का ज़रूरी है, ताकि रिसोर्सेज के ऊपर सबका एक्सेस हो, सबका अधिकार हो। रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, ठीक है, और सारे देशों में रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ एक टर्म आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और प्रेजेंट का डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन्स को अपने रिसोर्सेज से कॉम्प्रोमाइज़ करने ना दे, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो और अभी का डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन्स के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर ना करे। ये दो चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में याद रखने लायक। ठीक है, अब हम देखते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में 1992, जिसको UNCED भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, यही हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और ये धरती को बचाने के लिए हुआ था, इसलिए इसके रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कहते हैं 1992 का। तो रियो जो है ब्राज़ील की कैपिटल है, आप जानते हैं। वहाँ पर 1992 में 100 से भी ज़्यादा देशों के हेड्स, रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मिले। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। ये समिट जो है वो क्यों बुलाया गया था, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए और समाज में जो आर्थिक कमी आ रही है, उससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। तो जो असेंबल्ड लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर अपना अपना डिक्लेरेशन दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कि किस तरह से ग्लोबली चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये जो रियो कन्वेंशन हुआ उसने ये बताया कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए, और एक एजेंडा 21 बनाया गया। अब एजेंडा 21 क्या हो गया, तो इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो हुआ, वहाँ पर सभी देशों ने ये तय किया कि सब मिल के अगर 21 बनाते हैं तो 21 ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हम सभी 100 के 100 अगर 21 प्रॉब्लम्स बनाते हैं अपने, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, और जो हम ठीक ना कर पाएँ वो एक दूसरे के कॉपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट से, म्यूचुअल नीड्स से, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से सॉल्व कर लें, तो सारे देशों के 21 प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी को एजेंडा 21 कहा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ सबसे पहले तो ये बताया गया है कि रिसोर्सेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो कुछ क्षेत्र हैं जो काफ़ी रिच है रिसोर्सेज में, जबकि कुछ में रिसोर्सेज हैं ही नहीं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट्स में काफ़ी रिच हैं। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी पानी है। राजस्थान जो है वो उसमें सोलर और विंड एनर्जी की काफ़ी क्षमता है। लद्दाख जो है वो आइसोलेटेड है पूरे देश से, कटा छटा, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन कल्चरल हेरिटेज वहाँ का काफ़ी रिच है। पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वाइटल मिनरल्स की कमी है। तो किसी जगह पर बहुत सारी चीज़ें और किसी जगह पर कुछ भी नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है उसको कैसे समझें हम लोग, तो रिसोर्स प्लानिंग के 3 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें और एक इन्वेंट्री बना लें, पहचाने कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है, और इन्वेंट्री मतलब कितना रिसोर्स है वहाँ पर, उसकी सर्वेइंग करवाएं, मैपिंग करवाएं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता करें। ये पहला प्रोसेस है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी एक प्लानिंग स्ट्रक्चर लगाएं जहां
ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि उस रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर पाएँ, इंस्टीट्यूशनल सेटअप यानी मार्केट वगैरह की व्यवस्था करें और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करें। ये सेकंड प्रोसेस है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं उसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है कि आप देश के डेवलपमेंट के साथ बने रहें, ना तो पीछे होना है और ना बहुत आगे जाना है। ठीक है, देश का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैचिंग होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एक इम्बैलेंस्ड प्लानिंग हो सकती है। इंडिया ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपको पता होगा, देश आज़ादी के बाद से ही 5 ईयर प्लान्स बनाता रहा है, उस समय से ही कोशिशें चल रही हैं। तो सिर्फ रिसोर्स होने से भी कुछ नहीं होता। जी हाँ, अगर सिर्फ रिसोर्स दे दिया जाए और आपको पता नहीं कि उसका क्या करना है, तो भी डेवलपमेंट हिंडर कर जाता है, बिना टेक्नोलॉजी और बिना इंस्टीट्यूशन के। जिस तरह काजू का फल अगर किसी को दे दिया जाए और उसे पता नहीं कि उससे काजू कैसे निकालना है, तो वो बेकार है उसके लिए। तो कई क्षेत्र हैं हमारे देश में जो रिसोर्सेज में रिच हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जैसे आप देख लीजिए उड़ीसा, झारखंड, इतने सारे रिसोर्सेज है लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है यहाँ। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, जैसे गुजरात देखिए, रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो हिस्ट्री है कॉलोनाइजेशन की, ये हमें सिखाती है कि किस तरह से फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाए। हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था उनके पास। जब हम तलवार और भाला से खेल रहे थे, उनके पास कैनन्स थे, उनके पास गन्स थे। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमारे रिसोर्सेज को अपने टेक्नोलॉजी के दम पर। तो रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब आप उसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगाएं। ये हमारे कॉलोनाइजर्स ने, अंग्रेजों ने हमें दिखाया। इंडिया ने ये सब एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए इंडिया में डेवलपमेंट आमतौर पर और रिसोर्स डेवलपमेंट खासकर, ठीक है, सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती। क्वालिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स जो है उनकी एक स्किलफुलनेस चाहिए। ठीक है, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़रूरी है कि पास्ट में जो हुआ वो दोबारा ना दोहराया जाए। तो आज का ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगला वीडियो भी बिना किसी तकलीफ के मिल जाए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? तो रिसोर्सेज वाइटल होते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर इरेशनल कंजम्पशन हो, यानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन अगर हो, तो इससे सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं। सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी और इन्वायरमेंट ख़राब होगा। इससे उभरने के लिए जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये मेन कंसर्न रहा है कई लीडर्स का, जैसे गांधी जी जो थे वो भी काफ़ी एप्ट थे, काफ़ी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपना कंसर्न बताया कंजर्वेशन के लिए, बताया कि कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या कहा, इससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं बता दूं आपको। ठीक है, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। उन्होंने सिंपली कहा कि सभी के ज़रूरतों के लिए तो बहुत है धरती पे, लेकिन एक इंसान का भी लालच ये धरती पूरा नहीं कर सकती। यानी लालच का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, सेल्फिश और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर वाले लोग जो हैं वो रूट कॉज हैं इस ग्लोबल लेवल ऑफ डिप्लीशन के लिए। ठीक है, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि मासेस को लगा के प्रोडक्शन कीजिए, मासेस के लिए प्रोडक्शन मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दीजिए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मशीनें लगाकर ज़्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन ना करें, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, अब एक और बॉक्स यहाँ पर मिल गया है, तो ये भी रिसोर्स कंजर्वेशन से ही जुड़ा हुआ बात है। क्लब ऑफ रोम जो था वो पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने कंजर्वेशन को एडवोकेट किया 1968 में। सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसे सुमाकर नाम के एक राइटर ने अपने बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में बताया। ये जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन है विथ रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, ये ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने 1987 में सबमिट की, यानी ये तीसरा इंस्टीट्यूट बना। ये जो रिपोर्ट था ब्रंटलैंड कमीशन का, उसने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है और कहा कंजर्वेशन नहीं होगा तो धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा कॉमन फ्यूचर। ठीक है, एक बुक आया था आवर कॉमन फ्यूचर, उसी के ऊपर। दूसरा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ा रियो डी जेनेरियो में हुआ अर्थ समिट में। अब बताइए रियो डी जेनेरियो को ऑफिशियली क्या नाम दिया गया था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, लैंड रिसोर्सेज, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने रिसोर्सेज को पढ़ा, हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेज क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने उसको डिटेल में जाना कि बायोटिक एबायोटिक क्या है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है, इंटरनेशनल क्या है। फिर हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ा, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट पढ़ा। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने की हैं जिसको रिवाइज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को एक बार देखकर अगर पूरी तरह से याद ना रख पाएँ तो उसे रिवाइज़ ज़रूर करें अपने बुक से, या दोबारा इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आप पढ़ने के बाद एक कॉपी लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है इस तरह से हेडिंग देकर नोट्स बनाइए, उसके मेन पॉइंट्स को लिखिए, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें उन सभी को नोट कीजिए। और नोट करने के बाद आप सिर्फ उसी से पढ़िए, फिर बुक को दोबारा मत पढ़िए, क्योंकि आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट कर ली हैं कॉपी में। ठीक है, आपको बार बार बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। बुक से आप सिर्फ डेट्स वगैरह देख सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सब कुछ कॉपी में लिख लें पॉइंट वाइज करके, ताकि आपको कंटेंट कम हो जाए पढ़ने के लिहाज से और आप टारगेटेड पढ़ाई कर सकें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।